बच्चों, सबको गुड इवनिंग। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे डाउट्स, क्वेश्चंस को लेकर, कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो मैंने आपसे पिछले क्लास में कहा था कि पूछना। इंग्लिश के कोई भी ऐसे रूल्स, कोई भी ऐसा इंग्लिश का क्वेश्चन जो आपने याद कर रखा है, जिसके आंसर को या जिस रूल को आपने याद कर रखा है लेकिन वो आपको समझ में नहीं आया है, या उससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आपको कहा गया था पिछली क्लास में कि आप अपने वो डाउट्स वगैरह को कमेंट करें। देन वी विल डिस्कस दोस इन दिस क्लास टुडे। ओके, हाँ, तो आज की क्लास में हमें वही डिस्कस करना है। सबसे पहले समझ लिया डाउट बस्टर सेशन। डाउट बस्टर सेशन बेसिकली जो आपके डाउट्स हैं, हम तो जो अपना सिलेबस पढ़ाते हैं आप लोगों को पढ़ाते ही रहते हैं, बट फिर भी जैसे बच्चे जो तैयारी करते रहते हैं, काफी ऐसे उन्हें कॉन्सेप्ट्स, काफी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, काफी ऐसे रूल्स मिलते हैं पढ़ते समय, तैयारी करते समय, जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं होता है। मतलब उन्होंने उसे याद कर लिया होता है क्योंकि बुक में लिखा होता है या किसी ने कह दिया होता है कि ऐसे ही होता है, ठीक है, तो उन्होंने उसको याद कर लिया। बहुत बार उनको वो समझ में नहीं आया होता, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि एक हम ऐसा रेगुलर, रेगुलर का मतलब नॉट एवरी डे, बट एक मतलब रेगुलरिटी के साथ में एक हम ऐसा सेशन रखें जिसमें बच्चे अपने डाउट्स, राम राम बच्चों सबको, गुड इवनिंग सभी को बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। देयर इज समवन हु इज कमेंटिंग गुड मॉर्निंग। I don't find any logic behind it. Why are you saying good morning? Where are you commenting from? Are you commenting from Chicago, or are you commenting from Pennsylvania? Where are you commenting from? I don't think it is a morning in somewhere India. मतलब इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कहीं पे मॉर्निंग होगी। सो बच्चे चलो छोड़ो, मैं क्या कहूंगा। मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ आपका। अरे वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। सो यू आर गेटिंग द डबल एडवांटेज, आपको डबल फायदा हो रहा है। ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां से कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो रहे हैं, और ऑनलाइन में प्रैक्टिस हो जा रही है, रिवीजन हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग। व्हाट अबाउट स्पेशल टीचर्स बैच इंटरव्यू? बच्चों मेरे पास ना उसके इतने मतलब रेस्पॉन्सेज हैं कि मैं उनको कल संडे को देख पाऊंगा। आप सब लोगों ने जो मुझे रेस्पॉन्स भेजे हैं, जो मैंने एक टास्क दिया था उसको कुछ मैंने देख भी लिए, कुछ चेक कर लिए, उनको रेस्पॉन्स कर दिया है, और कुछ मैं संडे को करूंगा। अब पहले क्या होता था, आई यूज टू बी बिजी मंडे टू फ्राइडे। पहले मैं मंडे टू फ्राइडे बिजी रहा करता था, बट आजकल ना ऐसा सीन है। आजकल मतलब आप ये देख सकते हो कि आई मीन अ फॉर्मल शर्ट राइट नाउ, ठीक है। तो आजकल ये है कि मंडे टू सैटरडे बिजी चल रहा हूँ, मंडे टू सैटरडे ही बिजी है। तो ये जो आप लोगों का कमेंट है ये मैं कल देखूंगा। आप लोगों ने जो अपने टास्क वन को लेकर सबमिशन दिया है व्हाट्सएप पर, उसको मैं कल चेक करूंगा। टुमारो संडे है, ऑन संडे आई डोंट हैव एनी असाइनमेंट्स रिगार्डिंग टीचिंग। टीचिंग के कोई असाइनमेंट्स मेरे संडे को नहीं होते हैं। अभी तक तो सैटरडे को भी नहीं होते थे, बट अभी किसी वजह से सैटरडे को थोड़ा सा बिजी रहने लग गए। तो सैटरडे संडे मेरे कोई टीचिंग असाइनमेंट्स नहीं होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ यूट्यूब सेशंस। बाकी मैं ऑफलाइन में नहीं एंगेज होता हूँ, तो कल मैं आपके वो चेक करूंगा सारे टास्क, ठीक है। टुमारो आई चेक, कल मैं सारे चेक करूंगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली विल गेट रिप्लाईज टू योर रेस्पॉन्सेज। जो भी आपने रेस्पॉन्सेज किए उनको आपके रिप्लाई भी मिल जाएंगे। सर मेरी पहली क्लास है, आरजू सिद्दीकी। देन यू आर वेलकम बेटा। आज आपकी पहली क्लास है तो आपका वेलकम है, ठीक है। चलिए, मेरे स्कूल टीचर बताए थे कि किसी से पहली बार मिलो तब मॉर्निंग बोला जाता है। बेटा ऐसे नहीं होता है। ऐसे, ऐसा नहीं होता है कि किसी से हम पहली बार मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, ठीक है। ये ठीक है, मतलब मॉर्निंग बोलेंगे, बट अंटिल द नून, नून से पहले पहले। आफ्टर दैट यू शुड शिफ्ट टू गुड आफ्टरनून, एंड देन यू शुड, देखिए कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, उनको किसी ने बता दिया कि जब किसी से पहली बार मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग, और जब विदा लेंगे जाते समय तो गुड आफ्टरनून, वो सॉरी गुड नाइट। तो फिर गुड आफ्टरनून कहाँ गए, गुड इवनिंग कहाँ गए। और नहीं तो जब कंफ्यूजन है, ठीक है, आप लाइव हैं बेटा, मैं लाइव ही हूँ, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, देन आई मस्ट बी लाइव, जरूरी लाइव होऊंगा। तो मैं लाइव सेशन ये ले रहा हूँ, इट इज नॉट अ रिकॉर्डेड, मतलब ये रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब ऐसा मत कीजिए। तो बात पता है क्या, अगर मान लीजिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में कोई कंफ्यूजन है, तो बे मतलब क्यों रंगे सियार बन रहे हो। राम राम कर सकते हो, ठीक है, नमस्कार कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि क्लियर नहीं है लेकिन बोलेंगे अंग्रेजी ही।
मतलब ठीक है, इंग्लिश पढ़ना एक चीज है, लेकिन इंग्लिश बनना नहीं है ना हमें। अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेज थोड़ी बन जाना है, ठीक है। आजकल हमारे डाउट एक्सप्लेन करोगे क्या? अरे बच्चे, साहिल चौधरी, अब मुझे लगता है ऐसा ना हो कि पहला डाउट ही तेरा हो बेटा। ऐसा हो सकता है कि पहला डाउट जो डिस्कस करेंगे वो तुम्हारा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का देखो सीधा सा लॉजिक ही होता है कि गुड नाइट तो हमें किसी पर्सन को मिलते समय नहीं कहना चाहिए, ठीक है। गुड नाइट इज अ सैल्यूटेशन ऑफ डिपार्टिंग। जब हम किसी से फेयरवेल का होता है, मतलब जब हम किसी को बाय करते हैं, विदा लेते हैं, तो गुड नाइट तभी यूज करते हैं, और वो भी फिर हम इवनिंग में या नाइट में ही यूज करते हैं। दिन में हम वो भी नहीं कह सकते, दिन में गुड डे, ठीक है। जैसे रात को गुड नाइट हो गया तो दिन में गुड डे हो गया। अच्छा, बाकी रह गया गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, ठीक है। अंटिल नून यू यूज गुड मॉर्निंग, एंड आफ्टरनून अंटिल इवनिंग यू यूज गुड आफ्टरनून, एंड पोस्ट इवनिंग यू यूज गुड इवनिंग टू एनीवन, ठीक है। तो कॉमन मतलब जो एक मतलब एक जनरली एक्सेप्टेड मतलब तरीका है वो यही है। अंटिल नून गुड मॉर्निंग, एंड देन पोस्ट नून एंड अंटिल इवनिंग गुड आफ्टरनून, एंड पोस्ट इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। गुड नाइट केवल तभी व्हेन यू से फेयरवेल टू समबडी इन द नाइट और इन द इवनिंग, ओके। हम्म, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो झंझट में मत पड़ा करो। आप खाना खा लिए, इसे देखो बच्चों को बड़ी मेरी चिंता है भाई, थैंक यू। इतने शुभ चिंतक मेरे रहेंगे कि सर खाना खा लिया पानी पी लिया तो वास्तव में मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती, ठीक है। फिलहाल में बच्चे खा लिया, और आज मैंने खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें अगर झूठ ना बोलूं, जब तुम इतना पर्सनल हो ही रहे हो, ठीक है। अब अगर तुम इतना पर्सनल हो रहे हो कि खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, तो फिर मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोलूंगा। आज बेटा मैं रवा मसाला डोसा खाया, ठीक है। खुश? चलो आ जाओ, आ जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो तुम लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, कमेंट किए हैं, मैंने उन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स कर लिए हैं। हो सकता है स्क्रीनशॉट दिखाई ना पड़े, क्योंकि जिस समय मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए उस समय मुझे लगा कि शायद बोर्ड पे दिख जाएंगे, लेकिन बोर्ड थोड़ा सा बड़ा होता है ना साइज, तो वो जैसे एक्सपेंड हुआ स्ट्रेच हुआ, तो हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, बट डोंट वरी, उसकी चिंता मत करना, आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो सबसे पहला कमेंट इसी बच्चे का है जो भी पूछ रहा था ना, ये देखो, ये इसका नाम है साहिल चौधरी, यही है ना, यही अभी कमेंट कर रहा था, कहाँ गया वो? अभी कहाँ गया? अभी तो था यहीं पर ये, हाँ ये देखो, सर आज आप हमारे डाउट एक्सप्लेन करोगे क्या? बेटा सबसे पहला डाउट ही तेरा आ गया, देखो। तो देखिए बहुत अच्छे डाउट है। कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चन अपने डाउट्स पूछे हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ डाउट्स तुम लोगों ने पूछे हैं, और मैं इनको सबको अब एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। हम्म, बिल्कुल ही कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, मतलब कुछ पुरानी बात है शायद, मुझे लगता है परहैप्स अ ईयर और 1 साल या 2 साल पुरानी बात हो सकती है, मतलब 2 साल पुरानी लगभग होगी, कि देयर यूज्ड टू बी अ वॉचमैन, प्राइवेट वॉचमैन इन गुरुग्राम, एंड ही क्रैक्ड आईएएस। मतलब उसने जो जो आईएएस एग्जाम होता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का एग्जाम होता है, ही क्रैक्ड दैट, ही बिकम एन आईएएस, वो आईएएस बन गया, ठीक है। एंड ही यूज्ड टू डू अ जॉब, ठीक है, ऑफ अ वॉचमैन। वॉचमैन की नौकरी करता था, गार्ड की, किसी सोसाइटी में शायद गुरुग्राम में, और उसने मतलब यूपीएससी क्रैक कर लिया और आईएएस बन गया। तो ये जो एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, कि क्या हम जॉब के साथ में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप अपने पे खुद लिमिट लगा रहे हो। वी ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स, पीपल हैव डन, पीपल विल डू। बस अपने ऊपर डाउट मत किया करो, अपने ऊपर बेमतलब के डाउट मत किया करो, ठीक है। हाँ, और कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एनफ का यूज बता दो प्लीज। अच्छा चलो बेटा, अभी बता देंगे। सबसे पहले देखिए, डाउट आज का हमारा ये है, जो हमने डाउट मतलब इसमें सबसे पहले आ गया वो ये है, आई आस्क्ड हिम whom he thought would be able to get the first prize। ये तो है बच्चे का क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब इस क्वेश्चन से लेकर बच्चा क्या पूछ रहा है? बच्चा ये पूछ रहा है, सर जी इसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ। चलो भाई, अच्छी बात है, क्या नहीं क्लियर हुआ? बस याद करना होता है कि वर्ब देख लो, और वर्ब एक्स्ट्रा हो तो सब्जेक्ट लगा दो हु,
इसे कैसे सर्जी WH वर्ड तो कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ये बच्चे का गलत कंसेप्शन है कि WH फैमिली वर्ड कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और उनकी कोई खुद की वर्ब नहीं होती, तो ये कैसे? तो ये बच्चे तुम्हारा ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझना, जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, जिन्हें तुम कहते हो WH फैमिली वर्ड्स, ये होते कौन कौन से वर्ड्स हैं एक बार देखना। हु होता है, whom होता है, एक मिनट बच्चे ये क्या बन गया, हु होता है, whom होता है, whose होता है, which होता है। एक मिनट, पहले मैं whose को थोड़ा सा बाद में लिखूंगा बच्चे, ठीक है। whose को किसी कारण से बाद में लिखना है। what होता है, which होता है, whose होता है, when होता है, where होता है, why होता है और how होता है। यही होते हैं ना WH फैमिली वर्ड्स। एक बार सारे बच्चे यहाँ पे कंफर्म करेंगे, यही होते हैं WH फैमिली वर्ड जिनको लेकर ये आपका क्वेश्चन है और जिनको लेकर ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुआ। ये असल में जो हु और हुम का कॉन्सेप्ट ना बच्चे, दिल्ली नहीं आ सकता सर, कुछ सर फ्री कराओ क्लास बेसिक से। बेटा ठीक है, कीप इन टच, टच में रहो। वी विल लॉन्च अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑनलाइन, ठीक है। हम ऑनलाइन काफी प्रोग्राम्स लेकर आएंगे एंड देयर माइट बी सम प्रोग्राम दैट विल सूट यू। कुछ ऐसा प्रोग्राम भी हमारा हो सकता है जो आपकी जरूरतें पूरी कर देगा, आपको सूट करेगा। यू जस्ट नीड टू बी कीप इन टच, ठीक है। बस आपके लिए इतना जरूरी है भाई, कीप इन टच, टच में रहो, एवरीथिंग विल बी फाइन। अब देखिए ये जो हमारे WH फैमिली वर्ड्स हैं, who, whom, what, which, whose, when, where, why, how, इन वर्ड्स को जरा एक बार समझना। इनमें से who, whom और what, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इसको, इनमें से who और whom जो है, ठीक है, ये है हमारे प्रोनाउंस। उसके बाद में what है, which है, ठीक है। ये प्रोनाउंस के साथ साथ में डिटर्मिनर्स भी होते हैं। प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स, ये प्रोनाउन होने के साथ साथ में डिटर्मिनर्स भी होते हैं, ठीक है। whose जो है ये केबल डिटर्मिनर होता है, ठीक है। when, where, why, how जो होते हैं ये एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार मेरी बात समझना बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे who है, whom है, what है, which है, whose है, when है, where है, why है, how है। एक दो और भी होते हैं वैसे, मैं बताऊं आपको, how long होता है, how soon होता है, ठीक है, how often होता है, लेकिन वो सब एडवर्ब होते हैं, मतलब बाकी सब एडवर्ब होते हैं यहाँ पे आपको लिखे, ठीक है। इनमें से who, whom ये प्रोनाउंस है। who नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट होता है। whom ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट होता है। what और which जो है ये प्रोनाउंस भी होते हैं और डिटर्मिनर्स भी होते हैं। प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि हम इनको सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर प्रोनाउंस टू। what और which जो होते हैं बच्चे, ये WH फैमिली वर्ड्स हमारे प्रोनाउन भी होते हैं, हम इनको सब्जेक्ट बना के भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो होते हैं, गुड इवनिंग बच्चों, प्रोनाउन होने के अलावा व्हाट और विच डिटर्मिनर भी होते हैं। व्हाट और विच का यूज हम नाउन्स के साथ में लिखकर भी एज अ डिटर्मिनर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट कलर इज योर फेवरेट, ठीक है, विच मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे, ओके। तो व्हाट और विच जो होते हैं ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं, इनका यूज हम नाउन्स के साथ में लिखकर भी कर सकते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। प्रोनाउन होते हैं तो हम इनको सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज कर सकते हैं। हुज जो है ये केवल डिटर्मिनर है, ये प्रोनाउन नहीं है, इसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के नहीं यूज कर सकते हैं, ये केवल एज अ डिटर्मिनर यूज होता है, ये हमेशा नाउन्स के साथ ही लिखा जाता है। हुज कलर, हुज हाउस, ठीक है, हुज नेम, हुज टीचर, हुज फादर, हुज एज, वगैरह वगैरह। उसके बाद में ये बाकी जो बच गए, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब होते हैं एडवर्ब्स। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। तो एक बच्चे ने क्या लिखा, बच्चे का कंफ्यूजन ये था, वो ये नहीं समझ, वो समझ रहा है कि WH फैमिली वर्ड सब्जेक्ट नहीं होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, इनको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। इनको
हुम को, व्हाट और विच को। व्हाट और विच जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स भी होते हैं, हुम हमेशा ही प्रोनाउन होते हैं और हम उनको सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन क्या था कि हु और हुम को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है, नेट पे आप ढूंढ सकते हैं इसको। क्वेश्चन ये है बच्चे, somebody somebody who I enjoy reading most is टैगोर। ये क्वेश्चन देखो और एक बार ना इसका आंसर बताओ मुझे। somebody ये क्वेश्चन तुम लोग लिखा रहने देना, मैं थोड़ा सा ना, मतलब मैं चाहता था एक ही लाइन में लिखूं, ये दो लाइन में चला गया, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ एक बार, ठीक है। तुम लोगों ने अगर अपना नोट्स बना के पढ़ते हो यूट्यूब पर तो लिख लिया है तो लिखा रहने देना। मैं सेम सेंटेंस लिखूंगा लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट फॉन्ट में लिखूंगा, यहाँ पे स्मॉल फॉन्ट में। somebody who I enjoy reading most is टैगोर। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ, किस पेपर में आया इतना मैं याद नहीं रखता, लेकिन अगर आपको वो जरूरी हो ये पता होना कि भाई कौन से पेपर में आया, देन यू कैन सर्च इट ऑन नेट, अपना नेट पर सर्च कर लीजिएगा भाई किस पेपर में ये क्वेश्चन आया। हुज इज दिस बुक, हुज यहाँ प्रोनाउन नहीं है क्या? अरे भाई बेटा, जो पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स होते हैं, पजेसिव केस के नाउन्स होते हैं, अगर पोजीशन अंडरस्टूड हो देन वी कैन यूज देम इन प्लेस ऑफ द नाउन। ऐसे तो हम ये भी लिख सकते हैं, मोहन्स फादर इज रिच बट कमल्स इज नॉट। तो अब कमल्स को क्या, तुम उसको नाउन कह दोगे नॉमिनेटिव केस का। अगर हमारा जो पोजेशन है वो अंडरस्टूड है तो हम क्या करते हैं, पोजेसिव केस उसकी जगह पे लिख लेते हैं, पोजेशन अंडरस्टूड रहता है। अगर पोजेशन नहीं अंडरस्टूड हो तब यूज करके देखो, एक ऐसा सेंटेंस लिखो जिसमें पोजेशन अंडरस्टूड ना हो। मैं जब कोई बात कहता हूँ ना तो बच्चा उसको समझने के बजाय ना उसको काटना तुरंत पसंद करता है। मतलब हमारा बहुत सारा स्टूडेंट है, वो किस तैयारी में बैठा होता है कि कुछ ऐसा पकड़ में आए कि हम उसको काट दें, मतलब कोई बात इसको पकड़ में आए और काट दें। अरे भैया ऐसे नहीं होता, मानो तो सही। मैं जब कोई बात बोलता हूँ तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, जरूरत होती है आप उसको एक बार समझो, ठीक। ऐसे तो जैसे हमने नाउन यूज कर लिया, तो नाउन हमने अपॉस्ट्रोफी वाला यूज कर लिया बिना पोजेशन के, तो इसका मतलब क्या, वो सब्जेक्ट मान लोगे उसे? नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं है बच्चे। वो जिसके लिए यूज हो रहा है वो ऑलरेडी उसी सेंटेंस में मेंशन किया जा चुका है, वो अंडरस्टूड है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट रिपीटिंग। हम रिडंडेंसी अवॉइड कर रहे हैं कि हम उसको रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए वो अंडरस्टूड है। बात समझ में आई? चलिए, राधे राधे बच्चे। बच्चे सोचते तो हैं, एक चीज तो है, बच्चे दिमाग तो लगाते हैं, बस सीधा नहीं चलता इनका दिमाग। द मोस्ट नहीं कर सकते, नहीं बेटा द मोस्ट नहीं कर सकते। मोस्ट के साथ में द आर्टिकल हम तब लिखते हैं जब हमें सुपरलेटिव डिग्रीज बनानी हो। यहाँ पे मैं सुपरलेटिव नहीं, डिग्री नहीं, एक सिंपली एडवर्ब चाहिए जो वर्ब को डिस्क्राइब कर दे, ठीक है। यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं है जिसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो। मोस्ट के साथ में द आर्टिकल तब लिखा करो जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएं, ये हमेशा ध्यान देना कि मोस्ट के साथ में सुपर द आर्टिकल तभी लिखना है जब सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो किसी एडजेक्टिव की, अदरवाइज मत यूज क्या करो। तो somebody who I enjoy reading most is टैगोर। कमेंट द आंसर, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सबने पढ़ा होता है। हुम के तो सबने प्रैक्टिस करी होती है, खूब प्रैक्टिस की होती है, खूब क्वेश्चंस पढ़े होते हैं। आई डोंट थिंक दैट इज दैट डिफिकल्ट अ क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। इसका कमेंट कीजिए इसका। हम्म। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है? बच्चों का इस सेंटेंस में कंफ्यूजन ये होता है कि वो सोचते हैं जैसे एंजॉय वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ना, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलो, उसके बाद में ये एंजॉय जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट आई हो गया, ठीक। उसके बाद में जो somebody है ये सब्जेक्ट हो गया, somebody प्रोनाउन ये सब्जेक्ट हो गया।
ये किस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया? इस वर्ब का। इस लिंकिंग वर्ब है, टैगोर उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जैसे हम हु हुम पढ़ते हैं, तो हु हुम में हम क्या पढ़ते हैं? हु हुम में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ब हो, ठीक है, मान लीजिए कोई वर्ब है जिसका हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हम हुम को हु कर देंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो तो फिर हम हु लिखा रहने देंगे। मतलब यही होता है ना। अब बच्चा ये सोचता है कि अगर हम इसे हुम कर दें तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट तो रीडिंग पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, एक वर्ब एंजॉय है, एंजॉय का ऑब्जेक्ट है रीडिंग है, उसके बाद में एक वर्ब इज है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा जो कि टैगोर पहले से ही लिखा हुआ है। तो बच्चा ये सोचता है अगर हु लिख दें तो गड़बड़, क्योंकि हु लिख देंगे तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट तो ये किसी वर्ब का नहीं हो सकता है, एंजॉय वर्ब का सब्जेक्ट आई है, इस वर्ब का सब्जेक्ट समबडी है, ठीक है। फिर सोचता है अगर ऑब्जेक्ट कर दें तो ये ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? एंजॉय का ऑब्जेक्ट तो रीडिंग पहले से ही लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, देखो, यहाँ पर ये जो हमने एंजॉय लिखी ना बच्चे, ये एक वर्ब है, और रीडिंग है, ये भी एक वर्ब है। एंजॉय है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब हो। रीडिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे जेरेंड है, पार्टिसिपल हैं, ये हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब का रोल तो प्ले नहीं करती, मतलब दीज आर नॉट द मेन वर्ब, ये सेंटेंस में मेन वर्ब का रोल प्ले नहीं करती हैं, बट दीज आर सेमी वर्ब्स। ये हमेशा ध्यान रखना कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर सेमी वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब सेमी वर्ब्स होती हैं, मतलब जो वर्ब के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इनमें सब होते हैं, इनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनकी एक्टिव पैसिव फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है, सब होता है, बस ये सेंटेंस की मेन वर्ब्स नहीं होती। तो यहाँ पे जो हम होम लिखेंगे ना बेटा, वो इस रीडिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब जैसे मैंने लिख दिया आई एंजॉय व्हाट? रीडिंग। रीडिंग व्हाट? क्या पढ़ना मुझे पसंद है। तो ये जो रीडिंग वर्ब है ना बेटा, इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब ये बच्चे को बात बड़ी अजीब लगती है, वो सोचता है ये रीडिंग खुद ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? तो ये आपको समझना पड़ेगा बेटा कि रीडिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरेंड है, जो कि एंजॉय मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो जेरेंड्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इनके अपने खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे होम लिखेंगे वो इस रीडिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अभी मिसिंग है, तो ये आ गया होम, ठीक है, ये हमारा आंसर है, होम इन प्लेस ऑफ हो। तो जो हमने होम लिखा है ना, बच्चा ये सोचता है कि होम हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास एंजॉय वर्ब का रीडिंग पहले से ही लिखा था, तो हमें ऑब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं है। बेटा ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट एंजॉय वर्ब का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट रीडिंग वर्ब का है। रीडिंग जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये जो बच्चे का कंफ्यूजन है कि बस याद करना होता है कि हु कैसे सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करते। तो बच्चे अगर किसी ने आपसे कह दिया कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करते, तो या तो उसने गलत कह दिया आपसे, या आपने गलत सुन लिया। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स में जो वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर तुमने कहीं से पढ़ लिया कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स की अपनी खुद की वर्ब नहीं होती, तो ये भी गलत है। अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे तो उनकी कोई ना कोई वर्ब होगी जिसके लिए वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे का, ये एक बच्चा है सुनील कुमार। इस बच्चे का दूसरा कमेंट ये है कि द कमिटी मेंबर्स रिकमेंड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। अब वो ये पूछना चाहता है कि इसमें हम इज एंटाइटल्ड लिखें, ठीक है, या बी एंटाइटल्ड लिखें। मतलब ये कंफ्यूजन है बच्चे का, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और हमें लगता है कि मैंने इसको सुबह वाले बैच में अभी लास्ट वीक ही पढ़ाया है, और फिलहाल में मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से समझना। दे suggested me that, एक मिनट, मी मत लिखना बच्चों, दे suggested me, फिर मी लिख दिया, दे suggested him that he dash his parents। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो बच्चा पूछना चाह रहा है, जो बच्चा का कोई ऐसा जैसे मैं पढ़ने में सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वह है। हालांकि बहुत अच्छी कोशिश की है तुमने, लेकिन ट्रांसलेशन की इतनी ज्यादा जरूरत इंग्लिश सीखने के लिए पड़ती नहीं बच्चे। इसमें आंसर देखो, ओबे, बी,
obeys, C obeyed, और D has obeyed। ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चा ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि वो इसमें क्या करे। ओबे लिखे, ओबेज लिखे, ओबेड लिखे, हैज ओबेड लिखे। एक बार कमेंट करके आंसर बताओगे तुम लोग। जो भी बच्चे इस समय लाइव हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। अपॉइंट के साथ में एज वाला रूल बता दो बेटा। दैट योर क्वेश्चन हैज इंक्लूडेड इन दिस क्लास, उसको हमने आज के क्लास में इंक्लूड कर लिया है एंड वी विल डिस्कस दैट। हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, यू डोंट वरी दैट, मतलब उसके बारे में चिंता मत कीजिए आप। कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वाह भाई, अच्छा लगता है जब बच्चे एकदम से सही आंसर पहली बार में बता देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, चलो भाई गुड, बहुत अच्छे। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी लोग। दे सजेस्टेड हिम दैट ही डैश हिज पेरेंट्स, ओबे, ओबेज, ओबेड, हैज ओबेड। ए, वेरी गुड, वेरी गुड। मूड, बिल्कुल बच्चे, ये सब्जेक्टिव मूड का यूज है। एक्चुअली ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सब्जेक्टिव मूड। जो सब्जेक्टिव मूड के यूसेस होते हैं ये उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एंड समटाइम स्टूडेंट्स अननेसेसरली गेट कंफ्यूज्ड, दैट इज क्वाइट सिंपल अ कॉन्सेप्ट इफ यू अंडरस्टैंड इट वंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझना, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, इतना, ही डैश हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा होगा बेटा, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी राइटिंग इंग्लिश में ऐसी है। तो दिख रहा होगा, ये तो इतना कंट्रास्टिंग कलर है, ब्लैक बैकग्राउंड पर येलो फॉन्ट तो बहुत नजर आता है, बट आपको पकड़ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अगर ये लिखा हो दे सजेस्टेड हिम दैट ही डैश हिज पेरेंट्स, अगर वो स्टेटमेंट केवल इतना हो, ही डैश हिज पेरेंट्स, तो हम उसमें हैज ओबेड लिख सकते हैं, ओबेड लिख सकते हैं, ओबेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड, दे सजेस्टेड हिम, उन्होंने उसे ऐसा सजेस्ट किया। तो अगर उन्होंने उसे ऐसा सजेस्ट किया करने के लिए, तो इसका मतलब लिखा गया स्टेटमेंट जो है ये सजेशन है। अब ध्यान देना, ये जो वर्ब्स हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ये वर्ब्स होती हैं इंडिकेटिव मूड। जिन वर्ब्स को हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, इन वर्ब्स का मूड होता है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव मूड की वर्ब्स का यूज तब किया जाता है जब हम कोई फैक्ट है, कोई ओपिनियन है या कोई क्वेश्चन है उसको एक्सप्रेस करें। फिर से समझ लेना ध्यान से मेरी बात को। जो भी वर्ब्स हम टेंस में पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब जो हम टेंस में पढ़ते हैं, वो सारी वर्ब्स इंडिकेटिव मूड में होती हैं। उनका यूज हम फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, फैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अपने पेरेंट्स को ओबे करता है या करता था या करेगा या कर लिया है ओबे, हम ये नहीं बता रहे। वी आर नॉट रेफरिंग टू सम फैक्ट, हम किसी फैक्ट की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बस ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने उसे क्या सजेशन दिया। इन लोगों ने उसे सजेशन दिया कि वो अपने पेरेंट्स की बात माने, ठीक है। तो ये लिखा गया स्टेटमेंट एक इनडायरेक्ट सजेशन है, कोई फैक्ट नहीं है। अगर फैक्ट नहीं है तो इंडिकेटिव मूड की वर्ब नहीं यूज होगी, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब यूज होगी। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो आंसर हो जाएगा ओबे। तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा ही ओबे हिज पेरेंट्स, दे सजेस्टेड हिम दैट ही ओबे हिज पेरेंट्स। हाँ बिल्कुल बच्चे, ये वर्ब पढ़ा रहे हैं क्या आप? नहीं बेटा, एक्चुअली मैं वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम डिस्कसिंग द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई आस्क्ड देम टू आस्क मी इन द प्रीवियस क्लास, एंड दे आस्क्ड मी सम गुड क्वेश्चंस, सम गुड डाउट्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा ओबे। अब एक दूसरी बात समझना,
मान लो मैं एक सेंटेंस यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख दूं। जो बच्चे का कंफ्यूजन था, वो बच्चे का कंफ्यूजन क्या था, देखो बच्चे का कंफ्यूजन ये था कि अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, दे एडवाइज्ड हिम दैट ही डैश रेडी, ठीक है। दे एडवाइज्ड हिम दैट ही डैश रेडी, और ऑप्शन देखिए इसके। मान लीजिए मैंने ऑप्शन ए लिखा इज, ऑप्शन बी लिखा was, ऑप्शन सी लिखा were, ऑप्शन डी लिखा बी, ऑप्शन ई लिखा हैज बीन। चलिए आंसर बताइए, कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज, was, were, बी, हैज बीन। व्हाट इज द आंसर? उस ब्लैंक को फिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है? आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन in the comment section of your previous video at and when you buy बच्चे क्या नाम है, सागर शेरलॉक, सागर शेरलॉक तुम्हारा क्वेश्चन कमेंट में है बच्चे, और हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ अभी हम डिस्कस करेंगे, यू वरी नॉट, चिंता नहीं करो, वो है इसमें। एक बच्चा है देखो, अलख नंदन प्रसाद, ये पूछ रहे हैं कि टाइम मेमोरियल के साथ में क्या यूज होता है, सिंस या फ्रॉम, और इन्हें पता है कि मैं क्या बोलूंगा, ही नोज द आंसर, उनको पता है कि मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। ये एक्चुअल में इसलिए नहीं पूछ रहे कि इन्हें पता नहीं है क्या यूज करते हैं, ये बस इसलिए पूछ रहे हैं, कंफर्म होना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत साल तक ये याद कर लिया, किसी ने इन्हें बता दिया कि टाइम मेमोरियल के साथ में सिंस यूज होता है। किसी ने बच्चे को, किसी बुक ने या किसी पर्सन ने बच्चे को यह याद करवा दिया कि टाइम मेमोरियल के साथ में सिंस यूज होता है, ठीक है। अच्छा, उसे कभी हमसे पढ़ने को मिल गया तो हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि भैया सिंस विंस नहीं यूज हो सकता इसके साथ में फ्रॉम यूज होता है, ठीक है। क्यों फ्रॉम होता है यूज, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, वो फिर मैं एग्जांपल एग्जांपल लेके सब समझा देता हूँ। अब बच्चा सोचता है मेरी बात काट नहीं सकते आप, क्योंकि मैं लॉजिक से समझाता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन उस पर कर नहीं सकते। लेकिन बच्चा सोचता है इतने साल तो हमने पढ़ लिया, बुक में पढ़ा था, उसमें लिखा था टाइम के साथ में सिंस आता है, अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉम आता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चा एक ही क्वेश्चन को बार बार में इसलिए नहीं पूछता है कि उसको पता नहीं है, पता तो चल गया उसे कि फ्रॉम यूज होता है, लेकिन वो ये कंफर्म कर लेना चाहता है कि अब वास्तव में हम इतने दिन गलत कॉन्सेप्ट को याद करे बैठे रहे, क्या वास्तव में इतने दिन जो हम याद करे बैठे रहे क्वेश्चन का आंसर या कॉन्सेप्ट याद करे बैठे रहे, वो वास्तव में गलत था। तो बच्चा बस अपनी उस बात को, मतलब कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बार बार एक ही चीज पूछता रहता है। तुम बार बार एक ही क्वेश्चन पूछोगे, मैं बार बार एक ही आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब मान लो कई बार हमसे ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई गलत चीज याद रख लेते हैं, फिर सालों तक हमें याद रहती है, लेकिन जब पता चल जाए कि सही क्या है तो उसको भूल जाया करो, उसको इतना भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए गलत चीजों के साथ में कि नहीं अब हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चा शॉर्ट में आंसर दे देते हैं अलखनंदन जी की फ्रॉम यूज किया कीजिए, ठीक है। हाँ, अब इसका आंसर तुम लोगों ने बताया। अब देखो यहाँ पे समझना, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो, ही डैश रेडी, तो हम हैज बीन लिख सकते हैं, वॉज लिख सकते हैं, इज लिख सकते हैं। अगर स्टेटमेंट केवल उतना हो, ही डैश रेडी, तो हम ये भी लिख सकते हैं ही इज रेडी, ये भी लिख सकते हैं ही वॉज रेडी, ये भी लिख सकते हैं ही हैज बीन रेडी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। वो देखो अभी भी एक कह रहा है सिंस करेक्ट, ओके करेक्ट है। अरे भाई मैं नहीं समझा सकता, वास्तव में नहीं समझा सकता। बच्चे सिंस छोड़ो, अब मैं क्या समझाऊंगा तुम्हें। ये असल में होता है ना, वी गेट हार्ड वायर्ड, हमारा ब्रेन हार्ड वायर्ड हो जाता है। हमने याद कर लिया कि सिंस टाइम में सिंस आता है, बुक में भी पढ़ा लिख लिया। अरे भैया नहीं समझा सकते, लोगों ने बहुत ढंग से मतलब मेहनत करके तुम्हें बिगाड़ा है, मतलब ऐसे नहीं बिगाड़ दिया, खूब रोज घंटों मेहनत करके तब तुम्हें बिगाड़ा गया है, मतलब तो इतनी जल्दी सुधर भी नहीं जाओगे। फ्रॉम लिखा करो टाइम इमोल के साथ में, किसी क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना लिखा हो, ही डैश रेडी, तो हम इसको फैक्ट मान लेंगे। फैक्ट मान लेंगे तो हैज बीन भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, ये इंडिकेटिव मूड की वर्ब्स हैं, ये लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली फैक्ट है नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो रेडी है या रेडी था, क्या है वो हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता है कि दे एडवाइज्ड हिम, उन्होंने उसे एडवाइस किया कि वो रेडी रहे। तो ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है ना बच्चे, ये एक इनडायरेक्ट एडवाइस है। अब चूंकि ये इनडायरेक्ट एडवाइस है तो इसमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब लिखनी पड़ेगी। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, बी के केस में बेस फॉर्म ये होती है, बी के केस में बच्चे बेस फॉर्म ये होती है, ये
तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। दे एडवाइज्ड हिम दैट ही बी रेडी, उन्होंने उसे एडवाइस किया कि वो रेडी रहे। ठीक है। हाँ, बड़ी मेहनत करके बच्चे बिगड़े, ऐसे नहीं बिगड़े। टीचर्स ने भी खूब जबरदस्त मेहनत की है, रोज 3-3 4-4 घंटे मेहनत की बिगाड़ने में, बच्चों ने भी खूब मेहनत की, तब ये बिगड़े हैं। और इन्हें बिगड़े हुए हो गए कई साल, तो एकदम से तो सुधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में बैठ गया है कि टाइम इम्बेल के साथ में सिंस आता है। अब वो जाएगा नहीं, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि टाइम इम्बेल के साथ में सिंस क्यों आता है। अगर मैं इनसे पूछूं भी टाइम इम्बेल के साथ में सिंस क्यों आता है, कैसे तुम्हें पता चला कि टाइम इम्बेल एक पॉइंट है, कैसे तुम उसको डिफाइन करोगे विच पॉइंट, तो ये बता कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, बस इन्होंने याद कर लिया है। अब इसमें इनकी गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने इन्हें बता दिया। लेकिन अब वो मेरी पकड़ में आएगा नहीं, मेरी पकड़ में आ गई है, तो अब मैं इन्हें खींच देता हूँ। तो ऐसा नहीं है बच्चे, टाइम के साथ में फॉर्म लिखा करो। और मैं एक सेशन रख लूंगा, एक काम करना तुम लोग, जिस चैप्टर में तुम्हें सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं, या जिस चैप्टर में तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वो चैप्टर तुम आज कमेंट कर दो। ठीक है, और मैं मतलब कमेंट से तुम्हारे आइडिया लगा लूंगा कि कौन सा चैप्टर तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, फिर मैं उसी की प्रैक्टिस टेंस के बाद में करवा दूंगा। ठीक है, तो वो सब मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा, लेकिन तैयार रहो थोड़ा सा बदलने के लिए ना, हम लोग तैयार रहो। अगर कोई चीज पहले से तुम गलत जानते हो, अगर उसमें कोई सुधार हो, तो उसके लिए अपने को तैयार रखा करो। ठीक है। रूल ने बिगाड़े, रूल ने तो बच्चे बिगाड़े हैं। बच्चे रूल पढ़ पढ़ के, याद कर करके, बिना समझे याद कर लिया, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लो याद कर लिया, इसके साथ ये होता है याद कर लिया, इसके साथ ये नहीं होता याद कर लिया। ठीक है, अब उसी याद कर लेने तो सब गड़बड़ कर दी। और याद भी ये सालों से कर रहे हैं, ऐसा नहीं 2-4 दिनों से इन्होंने याद करा तो इनका गड़बड़ हो जाएगा। ये कई सालों के याद करे बैठे हैं, इन्होंने बड़ा लंबा स्टॉक बना रखा है। चलो, ये हो गया क्लियर कि जब भी आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखना होगा, तो वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म लिखना। बी के केस में बेस फॉर्म बी होती है, मतलब ये जो बी है ना, ये बेस फॉर्म है। तो अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की जरूरत पड़े कहीं पर, तो बी का यूज कर लेना। अच्छा, इंडिकेटिव मूड की जरूरत पड़े, कोई फैक्ट वगैरह बताना हो, तो इसकी जो बाकी फॉर्म्स होती हैं, इज है, वॉज है, वर है, बीन है, उनका यूज कर लेना। ठीक है, तो इस स्लाइड के दोनों क्वेश्चंस आंसर हो गए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो मैं इसको ऐसे आंसर कर दूंगा। ठीक है, देखो इस स्लाइड पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आई रीच द स्टेशन, कि मैं स्टेशन पहुंच गया। अब बच्चे का पूछना यहाँ पर ये है, ठीक है, सर इसमें रीच इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो कोई प्रेपोजिशन क्यों नहीं आई। अब जैसा कि बच्चा पढ़ता है, तो उसको बच्चे को मतलब जैसे बच्चा बुक्स वगैरह में पढ़ता है या कोचिंग में पढ़ता है, तो उसको हम भी पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर रहेगा तो ऐसे ही पढ़ाएगा। ठीक है, सर प्रेपोजिशन बहुत कंफ्यूजन है, पार्ट ऑफ स्पीच टेंस में ज्यादा है। टेंस की तो हम प्रैक्टिस क्लास चला ही रहे हैं, तो टेंस की तो आपको चिंता नहीं करनी है। मंडे टू फ्राइडे में रेगुलर हम टेंस का प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं शाम को, तो टेंस का वो प्रैक्टिस सेशन है, अटेंड करो। उसमें जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, उनको सीखो, अपने नोट्स बनाओ, टेंस का क्लियर हो जाएगा। टेंस के बाद का मैंने पूछा कि टेंस के बाद में कौन सा चैप्टर तुम्हें दुखी करता है, वो बताओ। ठीक है, तो इसमें बच्चों का प्रॉब्लम है, वर्ब में प्रॉब्लम है, मूड में प्रॉब्लम है, प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा भी है जिसमें नहीं प्रॉब्लम हो, तुम्हें तो सब में प्रॉब्लम है बच्चे। ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन फाइनाइट वर्ब, बढ़िया। वर्ब preposition models and non-finite verbs are more confusing, so please clear it. ओके बच्चे, ओके ओके ओके, I'll keep it in mind। ठीक है, टेंस के बाद में फिर हम इन्हीं चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे जो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बच्चे का ये है, ये हालांकि ज्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको शॉर्ट में ऐसे ही ओरली एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो पहले मैं इसे कर देता हूँ। ये जो अपने एक लर्नर है एस के उपाध्याय, इन्होंने ये पूछा, इट इज पॉसिबल टू चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता है जिसका पैसिव ना बन जाए। ठीक है, पहली बात ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सेंटेंस बच्चे नहीं होता है जिसका पैसिव ना बन जाए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज बीन ही हैज बीन टीचिंग मोहन फॉर 2 hours। ठीक है, हाँ, एक एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, ही हैज बीन टीचिंग मोहन
फॉर 2 आवर्स, क्यों 2 घंटे से मोहन को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी गई वर्ब पैसिव है, ट्रांसिटिव है। वैसे तो हम जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उनके भी पैसिव बना लेते हैं, मतलब अगर हम पैसिव बनाने पर ही आए तो कोई भी ऐसा सेंटेंस होता नहीं है जिसका पैसिव बने ना, हर एक का पैसिव बन ही जाता है। ठीक है, एन के एन प्रकार एन बनेगा। ठीक है, सीधे सीधा जो तरीका होता है जो आप मतलब थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं, जो रूल्स के थ्रू आप पढ़ते हैं, हो सकता है वैसे नहीं बनेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल ग्रामर को मतलब रूल से हटा के जब डिस्कस करने लग जाओगे तब बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना, ही हैज बीन टीचिंग मोहन फॉर 2 आवर्स, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हैज बीन टीचिंग हमारी वर्ब है, मोहन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ही सब्जेक्ट है। तो अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इजिली हम ऐसे बना देंगे, मोहन हैज बीन। ठीक है, ये हैज बीन कहां से आया वो तुम्हें पता है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है, वही यहाँ पर हैज बीन हेल्पिंग वर्ब बन गया। अभी जो टीचिंग है ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। हमने पढ़ा कि अगर हम किसी वर्ब को जो आईएनजी फॉर्म में हो पैसिव बनाएंगे, मान लो कोई भी वर्ब जैसे आईएनजी फॉर्म में है, तो अगर हम उसका पैसिव बनाएंगे तो वो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यही होती है। मेरा भी क्वेश्चन शामिल है? हाँ बिल्कुल होगा, जरूर होगा। तो कोई भी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होती है, जब हम उसका पैसिव बनाते हैं, मान लो कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखी हुई है और अगर हम उसका पैसिव बनाएंगे तो उसका पैसिव बन जाएगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। यही होती है ना पैसिव फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की, कॉन्टिन्यूअस जो वर्ब्स होती हैं उनकी पैसिव फॉर्म ये होती है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो अगर हम टीचिंग का पैसिव बनाएंगे तो बीइंग टॉट हो जाएगा। ठीक है, मोहन हैज बीन बीइंग टॉट, फिर उसके बाद में फॉर 2 आवर्स आ जाएगा। उसके बाद में जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में डूअर बन जाता है, बाय प्रिपोजिशन के साथ में उसे लिख देते हैं बाय हिम। तो हम इसको पैसिव बना के ऐसे लिख सकते हैं, मोहन हैज बीन बीइंग टॉट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, बाय हिम, बन गया पैसिव। लेकिन ये जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे पैसिव में लिखा है ना, ये बहुत ऑकवर्ड स्ट्रक्चर है। मतलब ऑकवर्ड का स्ट्रक्चर का मतलब प्रोनाउंस करने में ऑकवर्ड है, लिखने में ऑकवर्ड है। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनका ऐसा नहीं है कि पैसिव बना देना कोई पाप कर देना है, मतलब अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बना देंगे तो ऐसा नहीं कि हमने कोई पाप कर दिया, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, आई एम न्यू स्टूडेंट, देन यू आर वेलकम बेटा, आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपका स्वागत है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एग्जैक्टली बात यह है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के भी पैसिव बन जाते हैं, बट वो चूंकि ऑकवर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसीलिए उनको बनाया नहीं जाता। ठीक है, तो सीधा सा आंसर ये है कि ऐसा नहीं है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव नहीं बनते हैं, उनके भी पैसिव बन ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन ये है, आई रीच द स्टेशन। ठीक है, ये वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, बच्चे ने कहा, तो हमने इसमें प्रेपोजिशन क्यों लिख दी, क्यों नहीं लिखे? अच्छा, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है तो हमने इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया डायरेक्ट, हमने इसके साथ में इंट्रांसिटिव वर्ब है तो हमने पैसिव क्यों नहीं लिखा। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन की मैं कोशिश करूंगा उससे भी अच्छा हो। हम्म, हाँ, कभी बाय वाले को पहले लिख देते हैं, कभी बाद में लिख देते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट बेटा। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे का, और इससे मुझे लगता है काफी बच्चों को सीखने में फायदा होगा। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल अराइव्ड स्कूल एट 9 PM। दूसरा, कमल अराइव्ड होम एट 9 PM। एक मिनट, PM थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 9 PM। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, कमल रीच्ड स्कूल एट 9 PM। डी, कमल रीच्ड होम एट 9 PM। हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, एक बार मैं चाहूंगा तुम इन क्वेश्चंस के आंसर बताओ अगर समझ में कुछ आया तो। ये सारे सेंटेंसेस जो हमने लिखे हैं, सेंटेंस ए बी सी डी, सारे सही हैं या इनमें से कोई गलत भी है? जो गलत हैं वो कौन से हैं और उन्हें हम कैसे सही कर सकते हैं? ठीक है,
सर एग्जाम में आ सकता है क्या इसका पैसिव बनाने के लिए? नहीं, एग्जाम में नहीं आता। वी डोंट यूज इट। नहीं आता बच्चे। यहाँ देखिए, एक में कमर लिख गया तो एक मिनट बेटा, बस ये सही कर दूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। कमल लिखना था, क्या लिख गया? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। कमल अराइव्ड स्कूल एट 9 p.m. कमल अराइव्ड होम एट 9 p.m. कमल रीच्ड स्कूल एट 9 p.m. कमल रीच्ड होम एट 9 p.m. कमेंट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को एक बार बच्चा पढ़ो, पढ़ के देखो इनमें से क्या कोई गलत भी है, और अगर कोई गलत है तो वो कैसे सही होंगे। पार्सिंग क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में? बाद में बताएंगे कभी। बताओ बेटा। Kamal arrived school at 9 p.m. Kamal arrived home at 9 p.m. Kamal reached school at 9 p.m. Kamal reached home at 9 p.m. बढ़िया। Some students have commented the answers. कुछ बच्चों ने अपने आंसर्स को कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। ऑल लिख दिया। अबे भाई, ऑल से क्या पता चलेगा? ऑल से क्या पता चलेगा? तुम क्या कह रहे हो कि ऑल का मतलब ये माने कि सारे गलत हैं, या ऑल का मतलब ये माने सारे सही हैं? बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जो कहना है वो बात कहो। अराइव एंड रीच में डिफरेंस नहीं बता देना। अच्छा, भी बता देना। मैंने सोचा बच्चा कह रहा है नहीं बता देना। अच्छा, मैंने सोचा बच्चा मना कर रहा है कि अराइव और रीच में डिफरेंस मत बता देना। सर प्लीज सीएचएसएल के लिए प्रैक्टिस बना दो। बेटा मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तुम अकेले सीएचएसएल का रोना रो रहे हो, मैं कहता हूँ ये लाइफ टाइम तुम्हें हेल्प करेगा, पूरी जिंदगी भर इंग्लिश में हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार इस पर ध्यान तो दो। हम्म। ऑल क्रीक। लो, ऑल क्रीक लिख दिया एक व्यक्ति ने। सभी सही हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनना। ध्यान से सुनना, अगर अपने आप नहीं जान पाए हो तो। कमल अराइव्ड स्कूल गलत है। कमल अराइव्ड होम सही है। कमल रीच्ड स्कूल सही है। कमल रीच्ड होम, एक मिनट सही है। तो ये जो हमने 4 सेंटेंसेस लिखे ना बेटा, इनमें से बस एक सेंटेंस गलत है। मतलब बस एक ही सेंटेंस है जो गलत है, वो है पहले वाला। कमल अराइव्ड स्कूल एट 9 p.m., जो ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। अब यहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बच्चे ने तो क्वेश्चन पूछा, रेडीमेड जो मतलब एक रेडीमेड जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड उसका डाउट है। मैं समझाना चाहता हूँ कि वो डाउट आया क्यों। ठीक है, उस डाउट की नौबत क्यों आन पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी वो तुम्हें पूछने की। तो सबसे पहले ये समझो, कमल अराइव्ड स्कूल एट 9 p.m. कमल अराइव्ड होम एट 9 p.m. कमल रीच्ड स्कूल एट 9 p.m. कमल रीच्ड होम एट 9 p.m. तो ये हमने 4 सेंटेंसेस लिखे। अब इन 4 सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है देखिए। नो समझ? हाँ, नहीं समझ में आया कोई नहीं बेटा, अभी मैं समझा रहा हूँ। अभी एक्चुअल में कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, अभी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू वरी नॉट। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए उसके बारे में, डोंट वरी। ये शब्द एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात तुम कह रहे हो बेटा, लेकिन स्कूल एडवर्ब नहीं होता। ठीक है। हमारे नॉर्थ इंडियन बच्चों के साथ में ना इंग्लिश को लेकर एक मतलब बड़ी सुविधा है। ये दिमाग नहीं लगाते, बस तुरंत मान लेते हैं ये एडवर्ब है, ये इंट्रांसिटिव है, ये ट्रांसिटिव है, मतलब तुम सब जानते हो और फिर भी कंफ्यूज रहते हो। मतलब तुम जानते भी सब हो और तुम कंफ्यूज भी रहते हो। थोड़ा सोचा करो, कभी दिमाग पे जोर डाला करो, कभी ये भी मान लिया करो कि हो सकता है तुम कुछ ना जानते हो, या हो सकता है कुछ गलत जानते हो। ठीक है, तो सीख जाओगे। तुम्हारी आदत क्या है कि तुम्हें पता भी सब है कि ये एडवर्ब है, ये नाउन है, और कंफ्यूज भी हो। ऐसे नहीं चलता, सुधार करो थोड़ा सा। स्कूल एडवर्ब नहीं होता बेटा, होम होता है एडवर्ब, स्कूल नाउन होता है। हाँ, चलिए।
अब यहाँ पर समझना, अब जो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जाएगी यहाँ पे, उसको ध्यान से समझना। मतलब अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट का। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, समझ। जैसे हमने लिखा कमल अराइव्ड स्कूल, तो ये स्टेटमेंट हमने कहा कि गलत है, ठीक है, और बाकी तीनों सही है। सबसे पहले हम दो की बात करते हैं, पहले इन दोनों की बात करते हैं कि भाई इन दोनों में से जो ये स्कूल वाला है ये गलत क्यों है, होम वाला सही क्यों है। तो बताता हूँ उसकी वजह ये है बच्चे। होम वर्ड जो होता है ना, ये एडवर्ब होता है। स्कूल वर्ड जो होता है नाउन होता है। होम का मतलब रेजिडेंस होता है। होम इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, होम इज एनी प्लेस वेयर समवन लिव्स और वेयर समवन रिसाइड्स। तो होम वर्ड जो होता है एडवर्ब भी होता है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद में भी डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अराइव इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब चूंकि अराइव इंट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता। नाउन प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये स्कूल जो है ये नाउन है, अगर हम इसे वर्ब के बाद लिखेंगे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, लेकिन वर्ब इंट्रांसिटिव उसका तो ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता, तो ये गलत हमने लिख रखा है। तो ऐसी वर्ब्स जो इंट्रांसिटिव हों, अगर हम उनके बाद में कोई नाउन प्रोनाउन लिखेंगे तो वो नाउन प्रोनाउन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो हम उनके साथ में लिख लेते हैं प्रेपोजिशन। वो प्रेपोजिशन क्या करती है, उस नाउन को और उस वर्ब को रिलेट कर देती है। तो जैसे हमने लिखा कमल अराइव्ड एट स्कूल एट 9 PM, तो ये जो एट प्रेपोजिशन है ना वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो स्कूल जो है ना वो एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि जो होम है वो खुद एडवर्ब है, तो एडवर्ब तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखनी है। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का इंटरप्रेशन। अब इसमें आते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें जो रीच वर्ब है ना ये ट्रांसिटिव है। तो चूंकि ये रीच ट्रांसिटिव वर्ब है तो स्कूल इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, और हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पर भी रीच ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, होम एडवर्ब लिख दे, ये भी सही हो गया। अब बच्चों को यहाँ पे दो चीजें समझनी है, मतलब दो कंफ्यूजन होंगे। मेरा एसएससी एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा है, क्या आप भर सकते हो? बेटा एक काम करो, क्या नाम है, राजकुमार। आप एग्जामपुर की हेल्पलाइन पे फोन कीजिए, ठीक है, और वो आपकी जरूर मदद करेंगे, ठीक है। आप एग्जामपुर की हेल्पलाइन पे फोन कीजिए और कहिए भाई मेरा एसएससी एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा है। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा बैठ के फॉर्म भरूं तो शायद गलत पर्सन से कह रहे हो। आप एक काम करो, जो एग्जामपुर की हेल्पलाइन है उस पर फोन कीजिए और उनको बताइए कि भाई मेरा फॉर्म नहीं भरा है, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। एंड आई थिंक दे विल, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद कर देंगे। तो आप हेल्पलाइन पे फोन कर लो बच्चे। हम्म। तो यहाँ पर समझना, दो डाउट्स हमारे दिमाग में आएंगे। एक डाउट ये आएगा कि अराइव जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव है, तो रीच ट्रांसिटिव क्यों हो गई, और अगर रीच ट्रांसिटिव है तो अराइव इंट्रांसिटिव क्यों हो गई। पहला डाउट जो अभी मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा डाउट ये आएगा कि अगर रीच ट्रांसिटिव है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब स्कूल जो है वो नाउन है, वो तो चलो रीच वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। होम तो एडवर्ब है, वो तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो ट्रांसिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के क्यों लिख दी। ये दो डाउट्स आ सकते हैं बच्चों के दिमाग में, ये दो डाउट आएंगे। एक डाउट ये आएगा कि भाई अगर अराइव इंट्रांसिटिव है तो रीच ट्रांसिटिव क्यों है, और अगर रीच ट्रांसिटिव है तो अराइव इंट्रांसिटिव क्यों है। पहले ये डाउट आएगा। दूसरा ये डाउट आएगा बच्चे के दिमाग में कि ये जो रीच अगर ट्रांसिटिव वर्ब है भी, तो ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसका तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो होम तो एडवर्ब है, वो तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, स्कूल तो नाउन है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर हमने रीच स्कूल लिख दिया तो चलो ठीक है, सही हो गया, लेकिन रीच होम लिखा तो ये सही क्यों हुआ, होम तो एडवर्ब है वो तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ट्रांसिटिव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। हाँ, तो ये अब हमें लगेगा ऐसा कि भाई ये कहाँ गया, तो मैं आपको समझाता हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। देखो होता क्या है बेटा, जो वर्ब्स ऑफ मोशन होते हैं, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, वर्ब्स ऑफ पोजीशन, ये इंट्रांसिटिव होते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट होती हैं या जो वर्ब्स ऑफ पोजीशन होते हैं, जिन वर्ब्स के थ्रू हम पोजीशन को या जिन वर्ब्स के थ्रू हम मूवमेंट को रेफर करते हैं, वो वर्ब्स बेसिकली इंट्रांसिटिव होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है पहले, ये एक फैक्ट है, मतलब शुरुआत है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दूं, गो, कम, अराइव, फ्लाई, वॉक, स्विम, जंप, गैलप, लीप, लाई। ये लाई झूठ बोलने वाला नहीं है, लेटना पड़े होने वाला है, ठीक है। सिट, स्टैंड, एटसेट्रा। फिर से समझ लीजिए मेरी बात, ऐसी वर्ब्स जो कि मूवमेंट को
या पोजीशन को रेफर करती हैं, ठीक है, वो इंट्रांसिटिव होती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हालांकि मैं ये जानता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम भी मान लो जान गए ये बात, तो उसके लिए थैंक यू। अरे एक मिनट, ये लोग ब्राउजर पे मैं तुम लोगों का कमेंट देख रहा था, वही बंद हो गया तब तक। एक मिनट बच्चों, मैं इसको जरा फिर से ओपन कर लूँ। कमेंट देख रहा था, वो ब्राउजर ही बंद हो गया, गलती से क्लिक हो गया। कहाँ चला गया? एक एक मिनट लगेगा, बस एक मिनट भी नहीं लगेगा, आ गया। हम्म, हाँ, आ गया भाई। अरे मत ब्लॉक करवाओ किसी को, क्यों पीछे पड़ गए उसके बेचारे, वो खुद परेशान है और तुम उसको और परेशान कर दो, ब्लॉक करवा दो। वो अपनी चिंता में है और तुम मतलब मरे को मार रहे हो, ऐसे मत कर। यहाँ देखो, सबसे पहले ये बात समझना कि जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब ऑफ मोशन या वर्ब ऑफ पोजीशन, वो इंट्रांसिटिव होती हैं, ठीक है। जैसे गो है, कम है, अराइव है, फ्लाई है, वॉक है, स्विम है, जंप है, स्टैंड है, सिट है, लाई है, लीप है, गैलप है, ये सारी वर्ब्स मोशन को, मूवमेंट को या पोजीशन को रेफर करती हैं, वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। अब इसमें दो वर्ब्स मैंने नहीं लिखे, ठीक है। एक रीच वर्ब नहीं लिखी और एक एंटर नहीं लिखी। ये जो दोनों वर्ब्स हैं, ये भी वर्ब्स ऑफ मोशन है, ठीक है। ये जो दोनों वर्ब्स हमने लिखी हैं, ये भी वर्ब्स ऑफ मोशन है, ये भी वर्ब्स ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन ये हमने इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ में नहीं लिखे, ये वर्ब्स होते हैं ट्रांसिटिव। अब बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि भाई ऐसे क्यों? अगर अराइव वर्ब ऑफ मोशन है, रीच वर्ब ऑफ मोशन है, तो अराइव इंट्रांसिटिव है, तो फिर रीच इंट्रांसिटिव क्यों नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा ना मतलब बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, तो आ जाओ खैर बाल की खाल निकाल लेते हैं, इसमें कुछ नहीं। देखिए, द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी। अब जैसे हमने ये लिखा, द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। ये हमने सेंटेंस लिखा, कायदे से सेंटेंस सही हो जाना चाहिए। अच्छा, अभिनय सर मेरी बहुत बड़ाई करते हैं इंग्लिश को लेकर, भाई उनको मेरी तरफ से थैंक यू कहना, अगर वो मेरी बड़ाई वास्तव में करते हैं, मुझे पता है वो करते हैं वो, ठीक है, हाँ। ही मतलब रिकमेंड स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं अपने बारे में, तो अच्छे हैं मतलब। जिन्हें नहीं तो आज के टाइम में ऐसा कहाँ होता है, मतलब टीचर्स की अपनी सांठ गांठ होती है, एक्टिंग बाजी चलती है, सब नेक्सस होते हैं, ठीक है। सो इफ देर इज समवन हु विदाउट एनी मतलब इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के अगर मतलब रेफर करता है, सो दैट इज गुडनेस ऑफ दैट पर्सन, ये उसकी अच्छाई है, ठीक है। हाँ, नरेशन का प्रैक्टिस सेट करवाना, ओके बेटा, ओके 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 ओके। अब देखिए यहां पर समझिए, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया, ये सेंटेंस सही है इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही है। अगर मान लो ये बात कोई ऐसा पर्सन कहे जो ब्रिटिश है, और कोई ऐसा पर्सन कहे जो इंडियन है, तो इंडियन पर्सन तो अराइव यूज करेगा, सही है, ठीक है। ब्रिटिश पर्सन यूज करेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसको यूज करना पड़ेगा वेंट, वेंट टू, और इंडियन यूज कर रहा है अराइव्ड इन, तो ये सही है। सबसे पहले यहाँ पे चीज समझना कि ज्यादातर जो वर्ब्स ऑफ मोशन होती हैं, ठीक है, वो इस तरीके की वर्ब्स होती हैं जो ये शो करती हैं कि कोई एक मूवमेंट एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हुआ, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मूवमेंट होता है, उसके लिए जो मतलब कॉमन मूवमेंट की वर्ब्स हैं, जिनको हम बाकी सारी वर्ब से रिलेट मतलब बाकी जिनसे हम बाकी वर्ब्स को रिलेट कर सकते हैं, एक वर्ब होती है गो, और एक वर्ब होती है कम, यही होती है। एक गो वर्ब होती है, कम वर्ब होती है। गो वर्ब जो होती है, ये वो पर्सन यूज करता है जो ओरिजिन पॉइंट पे होता है, जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कम वर्ब वो यूज करता है जो इस पॉइंट पे होता है, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट पे जो होता है, वो कम यूज करता है।
मेरी बात ध्यान से समझना, तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर वही याद रखना पड़ेगा कि रीच के साथ में प्रिपोजिशन नहीं आती, रीच ट्रांसिटिव होती है, ठीक है। तो अगर ये चाहते हो कि नहीं समझ में आ जाए, याद ना रखना पड़े, तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान देना। गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। आप एक बुक क्यों नहीं लिख देते? बुक लिखना आसान नहीं होता, ठीक है। बुक लिखने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, ठीक है। हम ऐसे हैं कि रोज पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, मतलब ऑनलाइन भी एक आधा सेशन शाम को यूट्यूब पे रखना होता है, ठीक है। नहीं तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इतना टाइम वगैरह नहीं बचता कि बुक वगैरह लिखें। बाकी देखो, कभी ईश्वर ने चाहा और हमारा मन हुआ तो कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब होता क्या है, ये जो कम और गो वर्ब्स होती हैं, ये वर्ब्स होते हैं डायक्टिक। हो सकता है डायक्टिक टर्म आज पहली बार आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। डायक्टिक का मतलब होता है बेस्ड ऑन द पर्सन हु सेज इट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनका मीनिंग जो होता है वो कौन कह रहा है उस पर डिपेंड करता है। मतलब थोड़ी सी नई बात है और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि तुम लोग ये बात नहीं समझ पाओ, ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। पहले तो इसी से समझ लो कि जैसे अगर कोई पर्सन ब्रिटेन में है तो वो अराइव वर्ब नहीं यूज करेगा, वो वर्ब यूज करेगा गो। क्योंकि जो ब्रिटेन है, वो जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो उनका ओरिजिन पॉइंट था जहां से वो आए थे। तो वहां का अगर कोई पर्सन कहेगा तो उसको वर्ब यूज करनी पड़ेगी गो। इंडियन नहीं यूज कर सकता गो। इंडियन नहीं ये कह सकता द ब्रिटिश वेंट टू इंडिया, ठीक है। अच्छा, इंडियन कहेगा तो उसको वर्ब यूज करनी पड़ेगी कम, ठीक है। इंडियन जो है वो वेंट नहीं यूज कर सकता। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनका मीनिंग डिपेंड करता है ऑन द पर्सन हु सेज देम। जो उनको यूज करता है, जो उनको कहता है, इन्हें हम कहते हैं डायक्टिक वर्ड। मतलब डायक्टिक वर्ड्स होते हैं ऐसे जो कि अपना मीनिंग उस पर्सन के रेस्पेक्ट में कन्वे करते हैं जो उनको यूज कर रहा होता है। एक और एग्जांपल से ये बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो समझना। अरे स्लाइड ही चेंज कर लेते, मैंने तो मिटा ही दिया। जैसे इंग्लिश में जो आई होता है और यू होता है, ठीक है। ये देखो वर्ड्स कैसे होते हैं, ये भी डायक्टिक वर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब आई फिक्स नहीं है, आई स्पीकर के लिए यूज होता है। मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए आई यूज करूंगा, तुम्हारे लिए यूज करूंगा, लेकिन जब तुम बोलोगे तब अपने लिए आई यूज करोगे, लिए मेरे लिए यूज करोगे। तो अब जैसे मान लो मोहन है और सोहन है, ठीक है। अगर मोहन बोल रहा है और सोहन सुन रहा है, अगर मोहन मान लो स्पीकर है और सोहन इसका लिसनर है, ठीक है। तो सोहन जो है वो यू है और मोहन जो है वो आई है। लेकिन अगर मान लो कि जो मोहन है वो लिसनर है, ठीक है, और सोहन जो है वो स्पीकर है, तो उस केस में मोहन जो है वो यू है और सोहन जो है वो आई है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सोहन है ये आई भी है और सोहन जो है वो यू भी है। उसी तरीके से मोहन जो है वो यू भी है, मोहन जो है वो आई भी है। तो आई और यू जो ऐसे नहीं है फिक्स वर्ड है कि मोहन आई रहेगा और सोहन यू ही रहेगा। वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु यूजेस दैट वर्ड, जो उसको यूज करता है। इंग्लिश में कुछ और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा हियर और देयर। तो हियर देयर भी ऐसे वर्ड हैं। अब देखो ऐसे समझना, मतलब हम लैंग्वेज को इतना डिटेल में देखते नहीं है, हमारे टीचर्स ऐसे याद ही करवा देते हैं रूल को, तो उन्हें बताने की जरूरत क्या है, ना वो खुद पढ़ते हैं ना बच्चों को पढ़ाते। जैसे मान लो एक पर्सन है राम, ठीक है, और एक पर्सन है श्याम। श्याम के पास में एक पॉइंट है ए और राम के पास में एक पॉइंट है बी, ठीक है। अभी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बच्चों ए और बी, तो जो बी पॉइंट है ये हियर भी है और देयर भी है। ए पॉइंट जो है ये हियर भी है और देयर भी है, ठीक। अगर श्याम बोलेगा ए पॉइंट के लिए तो वो हियर वर्ड यूज करेगा, राम बोलेगा ए पॉइंट के लिए तो वो देयर वर्ड यूज करेगा, ठीक है। श्याम अगर बी पॉइंट को रेफर करेगा तो देयर यूज करेगा, राम अगर बी पॉइंट को रेफर करेगा तो हियर यूज करेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात क्या हो रही है? बात यहां पर ये हो रही है कि जो हियर देयर वर्ड होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, डेफिनेट नहीं होते हैं, वो डायरेक्टिक वर्ड होते हैं। वो यूज किए जाते हैं पर्सन के हिसाब से जो उनको यूज करना चाह रहा है। तो एक ही पॉइंट जो है वो हियर और देयर दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु सेज दैट। उस पर्सन पे डिपेंड करेगा जो उसके बारे में बात कर रहा है। अब जैसे ये ए पॉइंट है, इसके पास में पर्सन श्याम है, दूर में पर्सन राम है, तो राम के लिए देयर है और श्याम के लिए हियर है, ठीक है।
तो ये जो हियर देयर वर्ड है, ये डायक्टिक वर्ड्स हैं, ये मतलब यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु सेज, जो बात कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं। खैर, अब अगर तुम इतनी बातें मेरी समझ पाए जो अभी तक मैंने समझाई हैं, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमने कोशिश की होगी तो समझ भी गए, ठीक है। अब मैं अपने पॉइंट पे लाता हूँ कि भाई रीच के साथ में हम लिखते क्यों नहीं, प्रेपोजिशन क्यों नहीं लिखते, रीच जो वर्ड है हमारा उसके साथ में हम प्रेपोजिशन लिखते क्यों नहीं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो, रीच जो है और एंटर है, ये हर हालत में नॉन डायक्टिक वर्ड है। ये नॉन डायक्टिक वर्ब्स हैं, ठीक है। कम है, गो है, अराइव है, ठीक है। ये जो है डायक्टिक वर्ड्स हैं, डायक्टिक है, ठीक है। देखो, मान लो एक ये शहर है, ये एक सिटी है, ठीक है। और कोई पर्सन किसी एक पॉइंट से, ए पॉइंट से इस सिटी में आया, और ये सिटी मान लेते हैं पॉइंट बी है, ऐसा है। तो जो अराइव है, अराइव, अराइव वो यूज करेगा जो यहाँ पे रहता है, जो वहां से बोलेगा उसको बोलना पड़ेगा। ये मान लेते हैं ए जो है एक विलेज है, ए एक विलेज है और बी जो है वो एक सिटी है। अब कोई पर्सन गांव से शहर आ गया, तैयारी करने आ गया, जॉब ढूंढने आ गया, किसी भी वजह से आ गया, तो यहाँ पे अराइव वर्ब जो है वो यूज करेगा जो सिटी में है, ठीक है। और जो विलेज में है वो वेंट वर्ब यूज करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद में कम और गो की अगर हम बात करें, तो जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वो कहेंगे कम वर्ब, जो विलेज से यहाँ आ गया उसके लिए। अच्छा, जो विलेज वाले हैं वो यूज करेंगे गो वर्ब, जो वहां से यहाँ चला गया। तो ये डायक्टिक वर्ड्स हैं। डायक्टिक वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ में पोजीशन या मीनिंग क्लियर करने करने के लिए, ठीक है, हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है, जो प्रेपोजिशन ये शो करते हैं कि वो मूवमेंट किस साइड से किस साइड तक हो रहा है। लेकिन अगर हम रीच वर्ब यूज करें तो कोई भी यूज कर सकता है, यहाँ रहने वाला भी रीच वर्ब यूज कर सकता है, यहाँ रहने वाला भी रीच वर्ब यूज कर सकता है, दोनों यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम एंटर वर्ब यूज करें, मान लो ये एक रूम है और ये एक प्लेग्राउंड है, और कोई पर्सन प्लेग्राउंड से रूम में चला गया, तो एंटर वर्ब जो है वो दोनों यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकता है और ये भी यूज कर सकता है। तो ये जो रीच और एंटर होते हैं डायक्टिक वर्ब्स नहीं होती हैं, नॉन डायक्टिक वर्ड्स होती हैं। इनके साथ में हमें पोजीशन और लोकेशन एक्सप्रेस नहीं करनी पड़ती, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स होती है और हमेशा अंडरस्टूड होती है। तो हालांकि ये वर्ब ऑफ मोशन होती हैं, लेकिन फिर हम इनके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लिखते, क्योंकि प्रीपोजिशन में लिखते कम है। प्रीपोजिशन हम तब लिखते हैं जब हमें रिलेशन क्लियर करना हो कि उस मूवमेंट का उस ऑब्जेक्ट से रिलेशन क्या है। रिलेशन उसका डेस्टिनेशन का है, रिलेशन उसका ओरिजिन का है, रिलेशन उसका सरकमफ्रेंस का है, रिलेशन उसका इनसाइड का है, रिलेशन उसका आउटसाइड का है। वो रिलेशन प्रीपोजिशन की मदद से क्लियर किया जाता है। अच्छा, रिच और एंटर वर्ब्स जो होती हैं वो मल्टीपल रिलेशन शो नहीं करती, ठीक है। एक तो इसलिए हम इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज करते। एंटर का मतलब एक ही होता है, एग्जैक्टली एंटर का मतलब होता है टू गो इनसाइड। तो यू नीड नॉट स्पेसिफाई द रिलेशन बाय यूजिंग सम प्रीपोजिशन, बिकॉज यू कैन नॉट स्पेसिफाई इट, आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, वो जनरली होता है। वही रीच के साथ कहानी है। रीच का मतलब होता है टू एक्सेस समथिंग, किसी चीज को एक्सेस कर लेना, कहीं पे पहुंचना। आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते यूजिंग प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं रिलेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, जब वहां पे कोई कंफ्यूजन हो सकता हो, ठीक है, ये कहानी हो गई। दूसरी मेन बात ये कि रीच और जो आपके एंटर वर्ब्स होती हैं नॉन डायक्टिक वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करती कि कौन कह रहा है, जो ओरिजिन पॉइंट पे खड़ा वो यूज कर रहा है या जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे खड़ा वो यूज कर रहा है, ठीक है। रीच और एंटर ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है, जो मतलब ओरिजिन पॉइंट पे है वो भी रीच यूज कर सकता है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे वो भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भी हम इनके साथ में प्रिकॉशन यूज करनी पड़ती है। सिट इन द बस गलत होता है क्या? ठीक है। तो ये बस तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था, ये ध्यान रखना। बाकी टाइम हो गया आज का सेशन का बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आज का हम सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चंस अच्छे थे, बट इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे इनको हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और तो हाँ, 1 मिनट में आप लोगों का और भी लूंगा। अभी जैसे हम लोग टेंस के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, टेंस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो टेंस के बाद में तुम क्या चाहोगे कि मतलब हम टेंस के बाद में किस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन करते हैं? कैसे इतनी मेहनत से इंडिया के
सारे टीचर्स पढ़ाते, काश इतनी मेहनत से सारे टीचर्स पढ़ाते। अरे हाँ, सारे टीचर्स पढ़ाने लग जाएंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा बे? ऐसे नहीं होता। जब टीचर्स बच्चों को बातों से खुश कर ही लेते हैं तो काहे मेहनत करें। ठीक है, चलो खैर वो छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करें, नेक्स्ट सेशन हमारा क्या रहना चाहिए? गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। कंडीशनल्स, प्रेपोजिशंस। चलो एक काम करना, जो तुम लोग चाहते हो कि अब हम टेंस के बाद में जिस सेशन के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करें, उसको कमेंट कर देना, वीडियो सेव हो जाएगा, उसके बाद में कमेंट कर देना। आई वुड कम टू नो अबाउट दैट। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिस भी चैप्टर के आप क्वेश्चंस चाहते हैं, जो भी चैप्टर तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, मतलब जिस चैप्टर को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, हम वही टेंस के बाद में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टेंस तो देखो बेसिक चैप्टर होता है, टेंस तो सबको आना ही चाहिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, और वो टेंस लगभग सबको क्लियर होना ही चाहिए एक बार। तो इसीलिए हमने टेंस से स्टार्ट किया है। बाकी अब टेंस के बाद में फिर हमें कोई चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो आप लोगों के कमेंट्स के बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे, भाई तुम लोग क्या चाहते हो, ठीक है, किस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, हम उसी को स्टार्ट कर देंगे। प्रेपोजिशन, ज्यादातर बच्चे प्रेपोजिशन, कुछ बच्चे अपना वर्ब कह रहे हैं। ओके, चलो अच्छा, फिर देखेंगे उसको, फिर इन्हीं में से कोई जो तुम लोगों के कमेंट रहेंगे, इन्हीं में से किसी एक को चूज कर लेंगे और उसी को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए कीप एंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश।